नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत करते हैं खबरों के साथ में और सबसे पहले बात हरियाणा के नूंह की। 31 जुलाई को हुई हिंसा पर एक्शन लगातार जारी है। इस बीच हिंसा से जुड़े एक किरदार में कांग्रेस के विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर से गिरफ्तार हुए मामन खान को पूरी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया और यहां से मामन खान को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। मामन खान से पूछताछ होगी। इससे पहले भी दरअसल लगातार पूछताछ के लिए मामन खान को बुलाया गया, लेकिन मामन खान राजस्थान से वापस नहीं लौटे। आखिरकार मामन खान को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर लिया जाता है 2 दिन की रिमांड पर। अब मामन खान की गिरफ्तारी की वजह क्या है? मामन खान के ऊपर आरोप लगे हैं कि जहां जहां मामन खान गए वहां वहां हिंसा हुई। यहां तक कि हरियाणा की पुलिस का दावा यह भी है कि जहां जहां पर हिंसा हुई उसके आसपास में ही मामन खान की लोकेशन भी ट्रेस हुई है। चुनाव से पहले मामन खान की गिरफ्तारी हरियाणा की राजनीति पर भी जाहिर सी बात है असर डालेगी। एक तरफ हाल ही में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह दावा किया था कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव में उतरने की ताकत रखती है, लेकिन उससे पहले मामन खान की गिरफ्तारी के बीच अब सवालों के कटघरे में कांग्रेस आ गई है। सवाल है कि क्या नूंह को जलाकर किसी तरह का सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी? यह अपने आप में एक गंभीर सवाल है। अब मामन खान की गिरफ्तारी कैसे नया सियासी संग्राम खड़ा कर रही है, जरा यह भी समझिए। इकतीस जुलाई को नूंह में हुई हिंसा पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हिंसा की साजिश रचने के आरोप में कांग्रेस के विधायक मामन खान को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हरियाणा के पड़ोसी राज्य राजस्थान से हुई मामन खान की गिरफ्तारी के बाद उनको 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी मांगी मामन खान की। सीजेएम साहब जोगिंदर सिंह जो हमारे सीजेएम नूंह हैं उनके कोर्ट में पेश किया। 7 दिन का रिमांड मांगा, 2 दिन का पुलिस को रिमांड मिला है। 17 तारीख को संडे को सीजेएम साहब की ड्यूटी नूंह में ही मुलजिम को पेश करेंगे। क्या कुछ आर्गुमेंट हुआ? पुलिस ने क्या ग्राउंड दिए कस्टडी मांगने के लिए? पुलिस कहती है कि इनके सीसीटीवी फुटेज निकालने हैं, जो इन्होंने वो मोबाइल पे मैसेज भेजे, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल बरामद करना है। हमने मोबाइल भी कोर्ट में दे दिया कि मोबाइल हम बरामद करा देते हैं। टिल देन 2 दिन का मजिस्ट्रेट ने जज। नूंह में हुई हिंसा के पीछे मामन खान का हाथ बताया जा रहा है। मामन खान पर आरोप है कि वो हिंसा के दौरान दंगाइयों के संपर्क में थे। इसके अलावा उन पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर हिंसा भड़काने का आरोप है। पुलिस ने पूछताछ के लिए मामन खान को 2 बार नोटिस जारी कर बुलाया भी था, लेकिन मामन खान जांच में शामिल नहीं हुए। आखिरकार पुलिस ने जयपुर से मामन खान को गिरफ्तार किया। मीडिया ग्रुप्स पे लड़के आपस में जुड़े हुए थे। कुछ जो पिछले दिनों आपराधिक घटनाएं हुई थी उनकी वजह से दोनों समुदायों में भी आपस में काफ़ी कुछ तनाव था, तो कुछ लोगों ने इस तनाव में ही लोगों को उकसाने का काम किया है। उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामन खान की गिरफ्तारी हुई भर थी कि नूंह को लेकर सियासी खींचतान शुरू हो गई। कांग्रेस ने गिरफ्तारी पर अल्पसंख्यक कार्ड खेलते हुए बीजेपी पर सवाल लगाए। आरोप ये कि धर्म के आधार पर एक्शन लिया जा रहा है। इस तरह से गलत झूठ रूप से अल्पसंख्यक को फंसाया जा रहा है और विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मामन खान का इसमें कोई लेना देना नहीं है, यह सभी जानते हैं, लेकिन एक कम्युनलाइज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये बात और है कि कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बीजेपी का कहना यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, जिसने भी दंगा भड़काया उस पर एक्शन होना है। देखिएगा, इसमें जो भी ये 9 दंगे हुए थे उसमें जांच चल रही है और कानूनी प्रक्रिया है। अगर इसमें जो भी कोई आदमी लिप्त पाया जाएगा जिसने हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खराब करने का काम किया, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और कानून अपना काम कर रहा है। नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा पर एक्शन लगातार जारी है। मामन खान की गिरफ्तारी के साथ ही सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब गिरफ्तारी पर कांग्रेस का अल्पसंख्यक कार्ड कितना कमाल दिखाता है, ये तो वक्त के साथ साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंके बैठी है। पहले पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का दौरा किया और अगले ही दिन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंच गए। अब एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में पहुंचे, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए परिवर्तन यात्रा की कमान भी संभाली और दूसरी तरफ इस परिवर्तन पथ के जरिए बीजेपी जीत की शपथ के साथ आगे बढ़ रही है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 14 सितंबर को ही पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में 6000 करोड़ से ज्यादा की योजना लेकर आए थे और दूसरी तरफ जब जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं तो जाहिर सी बात है तैयारी तो कांग्रेस को भी करनी ही थी। अब इस सब का जवाब कांग्रेस कैसे देगी, यह जाहिर सी बात है देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में विपक्ष पर हमला भी बोला और अपनी सियासी पिच को भी चेक कर लिया। ये परिवर्तन यात्रा क्यों है? ये परिवर्तन यात्रा इसलिए है कि पहले भी हमने आपकी सेवा की है, आगे भी आपकी सेवा करेंगे और हम वायदा करते हैं कि गरीब कल्याण में जो मोदी जी ने काम चलाया है उसको भी फिर से छत्तीसगढ़ की धरती पर उतारेंगे और गरीबों का कल्याण करेंगे। और छत्तीसगढ़ के इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भूपेश बघेल और उसकी सरकार का भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ की जनता के सामने लाएंगे और उस सरकार को, उस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम छत्तीसगढ़ की जनता करे, इस बात के लिए परिवर्तन यात्रा चलाएंगे। ये देखिए, देखा जाए तो चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और बीजेपी और एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में यह भी समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्लान है क्या। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल रहने वाली भारतीय जनता पार्टी 2023 में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी की आला कमान का फोकस है जीरो लैंड, यानी कि जहां पर जीत नहीं मिली उन इलाकों पर ज्यादा फोकस। जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सीटें ही नहीं मिली, उम्मीद है कि सरगुजा और बस्तर की वो सियासी बंजर जमीन है जिस पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी बेताब नजर आती है और यही वजह है कि परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। दोनों ही संभागों की बात करते हैं तो दोनों संभागों में कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं और कहा यह जाता है कि सत्ता की चाबी तो यहीं से निकलती है और वर्तमान में यहां पर बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। इसलिए यहां पर परिवर्तन यात्रा निकालकर, परिवर्तन की बयार बहाकर बीजेपी अपना कमल खिलाना चाहती है। आप तो जानते हैं कि सियासत में कब कौन सी खबर नया मुद्दा बन जाए ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये किसको मालूम था कि एक सट्टा ऐप पर ईडी का एक्शन छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले नया सियासी कनेक्शन कायम कर देगा और सियासी भूचाल इससे आ जाएगा। एक तरफ तो सट्टा ऐप महादेव पर लगातार एक्शन जारी है। ईडी ने इससे जुड़े लोगों के कब्जे 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैश और जेवरात जब्त किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही ऐप चुनावी मुद्दा बन गई। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार इसी मुद्दे के बहाने हमलावर हो रहे हैं। अब ऐप पर एक्शन का क्या सियासी कनेक्शन निकलकर सामने आया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में घपले घोटालों के साथ सट्टा के बाजार की महादेव ऐप भी नई धार के साथ सियासी हथियार बन रही है। राज्य सरकार जहां केंद्र पर फायदा उठाने के आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसी ऐप के नाम पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महादेव ऐप अब सियासत में एक दूसरे के खत को कम करने की कार्ड बन चुकी है। गिरफ्तार 2 लोग की निशानदेही पे ईडी ने कार्रवाई करते हुए 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जिसमें महादेव सट्टा ऐप को लेकर के कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में ऐप पर लिए जा रहे एक्शन को भुनाने की कोशिश में कांग्रेस है। भले ही ऐप के मालिक का सीधा कनेक्शन छत्तीसगढ़ से है, लेकिन कांग्रेस की जुबान पर यही सवाल कि बीजेपी ने अपने राज्यों में ऐप के खिलाफ क्या किया। चुनावी मुद्दा तो हम बनाएंगे,
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की महादेव ऐप में संलिप्तता पे। हमारी सरकार ने महादेव ऐप पे सबसे पहले पूरे देश में कार्रवाई किया था। हमने 400 से अधिक कार्रवाइयाँ की। हमारी सरकार ने 9 लोगों को जब गाज़ियाबाद से उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने के लिए गई थी हमारी पुलिस, तब उन 9 लोगों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस सामने आ गई थी। ये बात और है कि बीजेपी भी ईडी एक्शन के बहाने ही कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। निशाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। दावा ये कि एक्शन ने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। छत्तीसगढ़ एक अपराध गढ़ में तब्दील हो गया और एक नया विषय महादेव ऐप के माध्यम से आया। जिस तरीके का लेन देन, हवाला, सट्टे का कारोबार इस महादेव ऐप के माध्यम से जो हुआ, मुझे लगता है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है और जिस तरीके से जो संपत्ति जब्त की है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार के संरक्षण में इस तरह के काम चल रहे हैं। किसने सोचा था कि सट्टा ऐप पर भी ईडी का शिकंजा भी सियासत को नया मुद्दा दे देगा। अब सवाल ये है कि यही एक्शन छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में किसके काम आता है। इसमें कहीं न कहीं बीजेपी के लोग की संलिप्तता है और उसे रोकने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जहां भ्रष्टाचार है उसे रोकने के लिए ईडी तो आएगी ही और इसे अगले चुनाव में मुद्दा बनाया जाएगा ताकि लोगों का पैसा वापस आ सके। कैमरामैन प्रकाश के साथ विनय वर्मा, भारत 24, रायपुर। तो देखिए, दाग सियासत में ज्यादा अच्छे नहीं होते, इसीलिए ये दाग तेरा, ये दाग मेरा, इसी पर ही लगातार सियासी बहस छिड़ी है। तो जाहिर है जब ऐप पर एक्शन लिया जा रहा है तो ये नया सियासी मुद्दा बन चुका है। अब ये ऐप कैसे छत्तीसगढ़ के लिए सियासी मुद्दा बन रहा है, क्यों इस ऐप के इर्द गिर्द ही नया चुनावी झगड़ा शुरू हो चुका है, ये आपको समझा देते हैं। दरअसल ये जो महादेव ऐप है, ये एक बैटिंग ऐप है। इसकी शुरुआत कोरोना के वक्त छत्तीसगढ़ से हुई थी और धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों में भी ये ऐप पहुंच गया। ऐप का संचालक है सौरभ चंद्राकर और अब वो दुबई पहुंच चुका है। मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पास है और ईडी ने उसके कई लोगों की गिरफ्तारी की बात भी की है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना यह है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित है क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक मकसद है। महादेव ऐप देश के बहुत से राज्यों में फैला है। ये बात और है कि ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले जरूर छत्तीसगढ़ से हैं, मगर उनका कोई ऑफिस यहां पर है नहीं। छत्तीसगढ़ में जरा सोचिए, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहां पर कोई दफ्तर नहीं, लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है इसलिए इस मुद्दे को यहां पर और ज्यादा भुनाया जा रहा है। कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। यह शब्द बीजेपी ने भले ही नीतीश कुमार के लिए इस्तेमाल किए हो, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की रणनीतियों का हिस्सा बिहार में यह बन चुका है। कांग्रेस नीतीश कुमार पर थोड़ा भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। वहीं लालू प्रसाद कांग्रेस और लेफ्ट के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार को किनारा करने की जुगत में लग गए हैं। एक तरफ तो नीतीश इंडिया गठबंधन के साथ नजर आते हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार बीजेपी के करीब भी नजर आते हैं। G20 के दौरान आई तमाम जो तस्वीरें हैं उसमें आप देखिए, नीतीश राष्ट्रपति के बिहार में गठबंधन में हलचल पैदा हो गई। इस हलचल के पीछे वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और वो तस्वीर भी देखिए कि कैसे दो तस्वीरें बयां करती हैं कि नीतीश का पलड़ा यहां वहां हो सकता है। मेरा डाउट है। अभी तो चुनाव के लिए विपक्ष का मोर्चा तैयार भर हुआ था कि बिहार की राजनीति में एक अजीब सी हलचल मच गई। अब तक हम साथ साथ हैं की बात कहकर एक कांग्रेस के साथ मन साझा करने वाले नीतीश कुमार धीरे धीरे पिक्चर से बाहर होते नजर आ रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि जेडीयू तो अभी भी कहती है कि सब ठीक ठाक है। कौन पार्टी का वर्कर और किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर नहीं देखना चाहता है? एक पार्टी का नाम बता दीजिए। तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर चाहते हैं। कहीं लैन लड़ाते हैं, कहीं हाथ मिलाते हैं और इसीलिए बार बार सवालों के घेरे में नीतीश आते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के साथ ही हेडलाइंस। इस घड़ी की बड़ी खबर।